नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और सच्ची लगने वाली कहानियाँ जो आपकी रूह तक हिला देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। स्टोरी शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ ले। किसी वजह से मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो मेरे साथ सच में पेश आया था और इसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ था और ईश्वर की कृपा से बाकी जिंदगी भी यही गुजू, क्योंकि यहाँ मेरे सारे प्यारे दफन है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे कुछ रिश्तेदारों की वजह से पेश आई। मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं अपने घर से बाहर किसी दूसरे मुल्क जाऊं और वहां अपना कारोबार करूं, क्योंकि भारत में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी कुछ बन नहीं पाया। मेरे घर में मेरी वालिदा, मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल थी, मेरी बीवी और मेरा 5 माह का बच्चा था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल उस वक्त हो चुका था जब मैं जवान था और आज भी वो लम्हा मेरे दिल पर गुजरता है। शायद मेरे वालिद के जाने के साथ ही मेरी जवानी भी खत्म हो गई। हम 3 लोग, यानी मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रिश्तेदार पसंद नहीं करता। शायद गुर्बत की वजह से मैं भी उन बदनसीब लोगों में शामिल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर था। उन दिनों मेरा भाई बहुत छोटा था और उसी साल मेरे वालिद का इंतकाल भी हुआ था। तो मैंने कुछ वक्त बाद अपनी वालिदा से कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ सेटल हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ बनकर वापस आऊंगा और आपके सारे मसाइल हल कर दूंगा। यकीन करें, हमारे घर में चावल तक के पैसे का मसला आ जाता था। तब मैंने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से और कुछ बैंक से पैसे लन लिए, जिससे मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं बैरून मुल्क जा सकूं। जब मैं बैरून मुल्क गया तो वहां मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मैंने अम्मी को बताया तो उफ बहुत खुश हुई। इसके बाद मैंने अपनी पहली तनख्वाह अम्मी को भेजी। मेरे छोटे भाई की तालीम रुकी हुई थी, वह भी दोबारा स्कूल जाने लगा। चंद महीने बाद लंदन में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह भारत से थी। यकीन करें, उस जैसी खूबसूरत औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी थी। वह मेरी आंखों की ठंडक थी। वह भी मेरे साथ उसी जॉब में थी और इसका भी वही हाल था जो मेरी फैमिली का था। वक्त गुजरता, क्या कई साल बाद मैंने उसे प्रपोज किया और अम्मी को इसकी तस्वीर भेजी। अम्मी ने देखा तो मजाही अंदाज में कहा, सारे रिश्तेदार अब बहुत जलने वाले हैं, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। मेरे चांद को मैं और वह लड़की लंदन में ही के बंधन में बंध गए। फिर हमने सोचा कि कोई कारोबार शुरू करें और इसके बाद भारत जाकर बच्चों के बारे में सोचेंगे। बहुत अक्लमंद, वफादार और समझदार लड़की थी। उसने मेरी बात गौर से सुनी और सोचकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त गुजरता गया। हम दोनों ने मिलकर चंद सालों में काफी पैसे बचाए और फिर मुंबई में अपना कारोबार खोल लिया। किनकर जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आखिरकार अब हम कुछ महीनों के लिए भारत जा सकते हैं। मैं तुम्हें अम्मी और अपने छोटे भाई से भी मिलवाऊं की फैमिली से मिलवा दे। ना, बेचारी की फैमिली में बस उसके वालिद और 2 छोटे भाई थे। इसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। जैसे ही मैं भारत आया, मेरे रिश्तेदारों को अभी तक यह मालूम ही नहीं था कि मैं शादी कर चुका हूं। यहां तक कि मेरे करीबी दोस्तों को भी खबर नहीं थी। सिर्फ मेरे वालिद को मालूम था, तक कि मेरी छोटे भाई को भी नहीं पता था, क्योंकि वह अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा था। मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर रखा था कि किसी को भी मेरी शादी के बारे में ना बताए। जब मेरी बीवी मेरी अम्मी से मिली तो दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक मर्द को और क्या चाहिए जब उसकी माँ और बीवी आपस में बेहतरीन दोस्त बन जाएं। घर तभी तो खुशहाल होता है जब उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो। तो कुछ दिन गुजरे तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब तुम्हें भी मुझे अपनी फैमिली से मिलवा चाहिए और खुद भी
अपने वालिद से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें जरूर याद कर रहे होंगे। वह बेचारी पिछले 8 साल से लंदन में थी। जब मैं उसकी फैमिली से मिला तो वाकई बहुत अच्छे लोग थे, दिल के खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले। मैंने उनके घर कुछ दिन गुजारे। फिर मेरी बीवी ने कहा कि मैं कुछ दिन और रुकूंगा, के साथ वापस आऊंगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं भी अम्मी के पास जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आना। तुम्हारे बगैर मेरा दम घुटने लगता है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं घर चला आया, लेकिन चंद दिन बाद वही रिश्तेदार आ गए जो हमसे नफरत करते थे और हमारे मुंह पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वही बात है ना कि जब कामयाबी आपके पास आ जाती है तो बड़े बड़े लोग भी आपके करीब आने लगते हैं। खैर, मैंने उनसे फिर भी मोहब्बत से बात की और उनकी पूरी मेहमान नवाजी की कुछ देर बाद वो मेरी अम्मी से कहने लगे, हम अपनी बेटी का फरिश्ता अली को देना चाहते हैं। अम्मी खामोश हो गई और कुछ नहीं कहा। मैंने खुद ही जवाब दे दिया, मेरी शादी हो चुकी है। और फिर मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी बीवी बहर मुल्क है, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता था, कहीं मेरी फूल जैसी बीवी को नजर न लगाते। वह लोग इसरार करने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं और अभी तक शादी नहीं की। बहस शुरू हो गई। वो लोग मुझे मेरा माजी याद दिलाते रहे और मैंने भी वह सब कुछ कह दिया जो मेरे दिल में था। मैंने साफ कह दिया, तब भी मैं यह रिश्ता कबूल ना करता। जवानी थी और बाज औकात इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब हाथ में पैसा आ जाए तो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है। जब मेरे पास भी वह दौलत आई तो वह रिश्तेदार जो हमेशा मेरे खिलाफ थे मुझसे हसद करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने मेरे मुंह पर कह दिया, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और उनके छोटे बेटे ने एक बड़ा पत्थर उठाकर मेरे छोटे भाई पर दे मारा। कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है? मैंने फौरन पुलिस बुला ली और वह इसके छोटे बेटे को गिरफ्तार करके ले गए। वो तकरीबन 1 महीना जेल में रहा। इस दौरान भगवान की करम से मेरा भाई भी सेहतयाब हो गया, लेकिन फिर उनके घर की एक बड़ी औरत, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास आई और कहने लगी, देख तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उस वक्त मेरी बीवी भी आ चुकी थी और उसने भी यह सब कुछ देखा। उस औरत ने मेरी बीवी को भी धमकी दी, तेरी भी जिंदगी तबाह कर दूंगी, तेरे शौहर के साथ हम खामोश रहे। जब मेरी माँ उस औरत से बहस कर रही थी, औरतों के मसाइल औरतें ही हल कर सकती, लेकिन वह जो धमकी देकर गई वो सच साबित हुई। कुछ वक्त गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह भगवान ने मुझे एक बेटी से नवाजा, बिल्कुल आपकी भाभी की तरह, खूबसूरत गोल सब्ज आंखें और प्यारा सा गोल चेहरा। माशाल्लाह, मैं बेहद खुश था। मैंने ये नहीं सोचा कि कोई नजर लगा सकता है। मैंने अपनी खुशी में सब रिश्तेदारों को बुला लिया और बड़ी खुशी मनाई। यही वो लम्हा था जहां से मेरी जिंदगी कहानी नए मोड़ पर आ गई। जिंदगी तुझसे शिकायत तो बहुत है, लेकिन मेरी बीवी की मिसाल नहीं मिलती। कुछ महीने और गुजर गए। मेरा भाई भी जवान हो चुका था। उसने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया था और अब कॉलेज में था। वो रात के आखिरी पहर तक पढ़ता। उसे इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। वह हमारे खानदान में सबसे ज्यादा ज़हीन था और मुझसे बेहद मोहब्बत और इज्जत से पेश आता था। वह कभी कुछ नहीं मांगता था, बस मेरा हाल पूछता था। मैं भी हर महीने उसकी पढ़ाई के लिए अलग से पैसे बचाता था ताकि वह आरामदेह जिंदगी गुजार सके। मैंने हमेशा इतने पैसे रखे कि अगर इसे कोई महंगी चीज भी चाहिए हो तो वह बिना सोचे समझे खरीद सके। बात कहां से कहां चली गई। वो रात गए तक पढ़ता था क्योंकि इसके इम्तिहान करीब थे, और दिन में वह क्रिकेट खेलता था क्योंकि उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। फिर एक रात ऐसा हुआ, हमारे घर में 5 कमरे थे, जिनमें से 2 बंद थे। एक में मैं और बीवी रहते थे, दूसरे में मेरी माँ और तीसरे में मेरा छोटा भाई। पहले मेरी माँ और भाई एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन जब उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो वो देर रात तक पढ़ता था, जिसकी रोशनी मेरी माँ को पसंद नहीं थी। इसीलिए हमने उसका कमरा अलग कर दिया और फिर वह रात आ गई जो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। अचानक मेरे भाई की चीख की आवाज आई और यकीन करें, वह सबसे खौफनाक चीख थी जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। मैं फौरन बिस्तर से उठा, अपनी बीवी को जगाया और भागकर भाई के कमरे में पहुंचा।
मैंने देखा कि मेरी माँ पहले से ही उसके दोनों गालों को अपने हाथ में सख्ती से पकड़े बैठी थी, क्योंकि वो अपनी जुबान काटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थीं, चेहरा जर्द पड़ गया था और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। आप यकीन करें, उसके गले से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करते वक्त निकलती है। उफ, आज भी मुझे याद है और मेरे रंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सब बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद कुछ लोग होंगे जो ऐसी चीजें देख चुके हों। वही जान सकते हैं कि किसी अपने को इस हाल में देखना कितना खौफनाक होता है। फिर अचानक मेरा भाई बेहोश हो गया। हम फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए। आपकी भाभी और मेरी माँ इतनी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी कि वह दोनों रो रहे थे। लेकिन अदनान भाई, मैंने हिम्मत नहीं हारी और आधी रात को भाई को हॉस्पिटल लेकर गया। वहां उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को इसका कोई इलाज नहीं मिला। खैर, दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग घर के बाहर खेतों में गंदम की किटाई कर रहे थे। मेरा भाई भी मेरे साथ था। उसके हाथ में गैत्री थी, जिसे हम अपनी जुबान में खेत खोदने के आले हुए कहते हैं। मैंने उसे गंदम लाने को कहा। उसके हाथ में वह गैत्री थी। मैंने उसे दोबारा आवाज दी, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब मैंने उसे पुकारा तो इसने मुझे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। दान भाई, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब दुश्मनी देखी, जैसे वह मुझे मार डालेगा। मैंने फौरन उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? लेकिन वो कुछ बोलने की बजाय अचानक मुझ पर गैत्री से हमला कर देता है। वह पूरे जोर से मेरे सर पर वार करता है और मेरे सर से खून बहने लगता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पागल हो गया हूं। फिर अचानक से मेरे भाई की दोबारा वही हालत होने लगी। उस दौरान मेरी माँ और आपकी भाभी वहां पहुंच गई। जब माँ ने यह सूरत हाल देखी तो वो बेहोश होकर गिर गई। उन्हें लगा कि उनके दोनों बेटों में कोई लड़ाई हो गई है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। मैंने उसे कभी अपनी जिंदगी में मेरे सामने आवाज बुलंद करके नहीं देखा था। और आप बड़े भाई की मोहब्बत तो देखें, सर से खून बह रहा है और फिर भी अपने भाई को गोद में उठाकर अंदर कमरे तक ले जा रहा है। फिर मेरी बीवी ने मेरे सर पर कपड़ा बांध दिया और मेरा भाई बेहोश हो गया। रव धड़कते दिल के साथ औलाद संभालने की कोशिश कर रहा था। कितने में मेरी बीवी के वालिद आ गए। मैंने हमेशा उनकी बहुत खिदमत की थी, तो मैंने उनसे अपने भाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा तो किसी तांत्रिक को दिखाओ। अगले दिन मैंने हमारे करीब एक ही नेक और ऊंचा तांत्रिक साहब के पास भाई को ले जाने का फैसला किया और मेरे भाई के पीछे मुसलमान भूत प्रेत लगा दिए ताकि मालूम हो सके कि यह सब कौन कर रहा है। कुछ दिन बाद तांत्रिक साहब खुद हमारे घर आए और कहा, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैंने घबरा कर पूछा, वो क्या मली साहब ने जो बात कही वह मेरे पैरों तले जमीन निकाल देने वाली थी। इन्होंने कहा, आपका भाई हर रात उठता है और खेतों में जाकर कोई गोश्त खाता है जो किसी कब्र में दफनाया हुआ है। अगर उसे एक रात वो गोश्त ना मिले तो यह किसी पर भी हमला कर देता है, जैसे उस दिन इसने आप पर किया था। सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा भाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तांत्रिक साहब से हैरानी से पूछा। तांत्रिक साहब ने जवाब दिया, उस पर किसी ने काला जादू करवाया और यह बहुत खतरनाक जादू है। जादू पूरे घर की नस्लों को बर्बाद कर सकता है। इस जादू में भूत प्रेत को कुर्बानी के तौर पर गोश्त दिया जाता है और वह हर रात आपके भाई के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। यह सब सुनकर मैं लर्ज़ गया। मोरी साहब ने मुझे ताकीद की, यह बात अपने भाई से मत कहना, बल्कि अगली रात खुद जाकर अपनी गुनाहगार आंखों से उस हकीकत का मुशाहिद करो। फिर वह चले गए। अगली रात आई, मैंने फैसला किया कि मैं जाकर देखूंगा कि तांत्रिक साहब की बात में कितनी सच्चाई है। रात के तकरीबन 3 बजे मैं अचानक जाग गया। मेरा दिल झरझर से धड़क रहा था। मैंने अपने भाई को चुपके से देखा। वह खामोशी से उठा और खेतों की तरफ जाने लगा। मैंने इसका पीछा किया। फिर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसने मेरी दुनिया ही हिला दी। मेरा भाई खेत में घुटनों के बल बैठा था
और गोश्त खा रहा था। यह देखकर मेरा खून खौलने लग गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पांव जमीन में धंस गए हों। मेरे अंदर चीखने की भी ताकत नहीं रही। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई हो। दान भाई, उस लम्हे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और उसे बुलाया। वह कच्चे गोश्त को ऐसे खा रहा था जैसे कोई दरिंदा हो। मैंने 3-4 बार इसे न छोड़ा, मगर उसने मेरी तरफ नजर उठाकर भी न देखा। फिर मैंने इसे जोर से बुलाया और अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे हाथ पर इतनी जोर से काटा कि खून बहने लगा। दर्द की शिद्दत से मैं बेहाल हो गया और उसी दौरान मेरा भाई बेहोश हो गया। मैंने उसे फौरन उठाया और अम्मी और मेरे बीवी यह सब देखकर शदीद परेशान हो गए। मैं सारी रात नहीं सो सका। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। सुबह होते ही मैंने फजर की नमाज पढ़ी और मंदिर आकर तांत्रिक साहब को बुलाया। तांत्रिक साहब आए। इन्होंने मेरे भाई पर कुछ पढ़कर दम किया और फिर कहा, हमारे एक पीर साहब हैं, मैं तुम्हें कल उनसे मिलवाऊं किए, लेकिन उस रात जो हुआ वह मैं कभी नहीं चाहता था कि हो। मैं अपने भाई के कमरे में सो गया और मेरी बीवी अम्मी के कमरे में जा चली गई। रात के तकरीबन 4 बजे मेरी आंख खुल गई। मुझे दूसरे कमरे से अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, जहां हम लकड़ियां रखते थे, वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। फिर अचानक मैंने एक भयानक आवाज सुनी, जैसे कोई आदमखोर इंसान कच्चा गोश्त चबा रहा हो। मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दबे कदमों उस कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने किसी को जगाने की हिम्मत नहीं की। फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरा भाई, उसने अपना पूरा बायां हाथ ऊपर से नीचे तक खा लिया था। बस हड्डियां बाकी रह गई थी और जैसे ही मैंने ये मंजर देखा, उसके पर वही भयानक चीजें जाहिर होने लगी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैंने फौरन अपनी अम्मी से अपने भाई का हाल पूछा। अम्मी ने बताया वह इस वक्त हॉस्पिटल में। मैं फौरन उसी तांत्रिक साहब के पास गया। उन्होंने सब कुछ बताया। मेरी हालत देखकर बहुत खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने अपने एक बड़े ओझा से मिलवाया जो बहुत तजुर्बे का थे। वो हमारे घर आए और जब मैंने इन्हें अपनी सूरत हाल, अपनी जहनी हालत के बारे में बताया तो वह भी परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि यह 2 चीजों में से एक हो सकती है। पहला इम्कान यह है कि तुम्हारा भाई जहनी बीमार हो। इसका सही इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाओ। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया। जब शुरू में यह सब हुआ तो हम अपने भाई को बनने मुल्क भी इलाज के लिए ले जा चुके थे, मगर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, अगर हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन नहीं है तो फिर यह काला जादू है। यह सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया। ओझा साहब ने पानी में कुछ पढ़कर दम किया और हमारे घर के चारों कोनों में वह पानी छिड़क दिया। फिर उन्होंने घर के बाहर हमारे बाग में भी हर तरफ ये पानी डाल दिया ताकि जो भी चीज हमारे घर में मौजूद हो वह भाग जाए। लेकिन नादान भाई, जैसे ही पानी छिड़का गया, हमारा पूरा घर लरज लगा, जैसे जलजला आ गया। दीवार, छत, सब कुछ हिलने लगा। उस दौरान मैंने अपनी अम्मी को और अपनी बीवी को उनके वालिद के घर छोड़ दिया। शुक्र है कि इन्होंने यह खौफनाक मंजर नहीं देखा। उस सब का सामना करने के लिए एक मजबूत दिल वाला मर्द चाहिए था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो मैंने ओझा साहब से पूछा, यह सब क्या था और यह पानी क्यों डाला गया? इन्होंने जवाब दिया, मैंने घर के अंदर और बाहर इसलिए पानी डाला ताकि जो भी भूत प्रेत यहाँ मौजूद हो वो भाग जाए और कम से कम कुछ वक्त के लिए दोबारा ना आए। लेकिन अदान भाई, जहां जहां पानी डाला गया वहां से भयानक बदबू उठने लगी, जैसे कोई मुर्दा जानवर सड़ गया हो। हमारा घर तो हमेशा साफ सुथरा रहता था, फिर यह बदबू कहां से आई? ओझा साहब ने कहा, जिस शख्स ने तुम पर जादू किया था उसका जादू अब खत्म हो चुका है और उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल तुम लोग महफूज हो। मैंने ओझा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जब मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ने गया तो जो कुछ मैंने इनके लिए कर सकता था मैंने उससे भी बढ़कर उनकी खिदमत की। लेकिन आदान भाई, यह तो बस कहानी का पहला भाग था और मेरे भाई के पीछे। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डन नरेश भाई का जो चंडीगढ़ से हैं और
जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं द नरेश भाई का, जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं द नरेश भाई का, जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप